हेलो बच्चों, लोग कैसे हो। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल, देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल नाम से ही पता चलता है इलेक्ट्रिक डायपोल, इसमें दो पोल होगा। तो लिखेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल and opposite charge separated by very small distance, are known as इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल किसको बोलेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। दो चार्ज होनी चाहिए इक्वल एंड अपोजिट नेचर का, और यदि वो वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे हो तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या चीज के नाम से जानेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल के नाम से। मान लेते हैं एक चार्ज आपका यहाँ पे -q है और एक चार्ज यहाँ पे एक रखा हुआ है +q चार्ज। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डायपोल। और मान लेते हैं दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये बहुत ही कम है और ये हम लोग 2a ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a ले लिया। तो यही कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या चीज़ के नाम से जानेंगे? ये दोनों को हम लोग एक साथ क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। दो पोल है, दो चार्ज है इक्वल अपोजिट नेचर का, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। यहाँ पे वेरी स्मॉल डिस्टेंस जो होगा, वेरी स्मॉल डिस्टेंस का मतलब है कि हम लोग पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होगा, मान लेते हैं हम इस पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस पॉइंट पे P पॉइंट पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो P पॉइंट से, है ना, P पॉइंट से इस डायपोल की जो दूरी होगी उसके कंपेयर में आपका 2a बहुत छोटा होगा। ठीक है, वेरी स्मॉल का मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ में आया? मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। P पॉइंट पे हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं, P पॉइंट पे हम लोग निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो ये पॉइंट ऑफ हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया इस डायपोल के वजह से। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की दूरी जो है इस दोनों चार्ज के कंपेयर में बहुत बड़ा होना चाहिए, मतलब या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की डिस्टेंस जो है इसके कंपेयर में दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ही छोटा होनी चाहिए, वेरी स्मॉल डिस्टेंस होनी चाहिए। बातें आया समझ में? ठीक है, ये तो था इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए जो आपका डिफाइन होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, है ना। ये किसके लिए डिफाइन है? इट इज डिफाइंड फॉर ए डायपोल। तो सबसे पहला लिखेंगे इट इज डिफाइंड फॉर ए डायपोल, मीन्स इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। बातें समझ में आया? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, द magnitude of electric dipole is the product of है ना पॉजिटिव चार्ज ऑफ डायपोल, पॉजिटिव चार्ज ऑफ डायपोल एंड
डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, यहां कर देंगे इलेक्ट्रिक, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, जो कि डायपोल मूवमेंट है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस क्यू और डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब 2a इंटू क्यू के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बोलेंगे। और इसका डायरेक्शन होगा एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज अलोंग negative to पॉजिटिव चार्ज किसके अलोंग होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज के अलोंग होगा। बातें आया समझ में बच्चा? ठीक है, तो चलिए फटाफट इतना लिखेंगे बच्चा। तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, तो ये आपका मान के चलिए कि ये आपका क्या है, डायपोल है, ये माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये 2a है ना। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर जो होगा इसको हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसको हम लोग p से डिनोट करते हैं, आपका वेक्टर होता है। ठीक है, तो p का जो वैल्यू होगा, p का जो यहाँ पे वैल्यू होगा प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज q है इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस कितना है 2a है। एंड डायरेक्शन क्या होगा, तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब ये डायरेक्शन होगा आपका p का डायरेक्शन, मतलब किधर डायरेक्शन होगा, अभी राइट की तरफ, पॉजिटिव निगेटिव इधर है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। मतलब आपका जो p जो हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वो क्या हो गया 2qa है ना, और डायरेक्शन किधर की तरफ, अभी इसके लिए, इस डायपोल के लिए राइट की तरफ होगा, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। किधर से किधर, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है ना। तो ये आपका डायपोल है और इसका डायपोल मूवमेंट जो होगा ये आपका नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ इसका डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड होगा चार्ज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनटू प्रो है ना, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये था आपका क्या चीज, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अब इसका एसआई यूनिट जो होगा, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज क्या होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होगा, कूलम, और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर हो, तो कूलम मीटर होगा, कूलम मीटर, cm कूलम मीटर होगा। बातें आया समझ में बच्चा? तो चलिए फटाफट इतना लिख लेंगे पॉज करके। तो हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक डायपोल किसको बोलेंगे, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे होगा, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। और इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए क्या डिफाइन होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है ना, ये आपका वेक्टर है और ये आपका किसके लिए डिफाइन है, डायपोल के लिए, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। और होता क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड, बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम है ना, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस का प्रोडक्ट किससे कर देंगे हम लोग, पॉजिटिव चार्ज से, तो आपका डायपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और डायरेक्शन हमेशा किधर की तरफ होगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे है ना, दो चार्ज है, एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज आपका यहाँ पे है, ये है आपका -4 माइक्रोकूलम और ये है आपका +4 माइक्रोकूलम चार्ज है। दो चार्ज है इक्वल एंड अपोजिट और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका 10 mm
तो बोलेगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा इसका, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो बोलेंगे P का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज 4 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे माइक्रो आ जाए, है ना, क्या होता है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे होता है 2Q इंटू ए, है ना, 2Q इंटू ए। एक 2A क्या है, दोनों के बीच का आपका डिस्टेंस, है ना, और डायरेक्शन किधर की तरफ हो जाएगा, राइट के तरफ। अब बोलेंगे आपका Q का वैल्यू क्या है, 4 माइक्रोकूलम, तो 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब 2A का वैल्यू 10 mm है ना, कूलम इंटू 10 mm, mm का मतलब 10⁻⁻3, है ना, ये मीटर हो गया। तो आपका कितना हो गया, 4 इंटू 10⁻, ये कितना हो गया 10⁻⁻2, यानी कि 10⁻⁻8 कूलम मीटर आपका डायपोल मूवमेंट हो गया, और डायरेक्शन किधर की तरफ हो जाएगा, राइट की तरफ। ठीक है, बातें समझ में आया बच्चा, है ना, तो राइट की तरफ इसका डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का। ये आपका आंसर हो गया। चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए, तो हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बढ़िया बढ़िया हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं इस पर। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ सिस्टम एज शोन इन फिगर। जैसा कि आपका फिगर में दिया हुआ है, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे एक -Q चार्ज, यहाँ पे -Q चार्ज, यहाँ पे +2Q चार्ज। और याद रखना कि डायपोल के लिए, डायपोल पे नेट चार्ज 0 होता है। तो देखो इस सिस्टम पे नेट चार्ज 0 है, बोलेंगे हाँ सिस्टम पे नेट चार्ज 0 है, -2Q और +2Q कितना हो गया, 0 चार्ज। तो याद रखना कि नेट चार्ज ऑन, है ना, नोट करके लिखना होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे, नोट करके लिखेंगे कि नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इज क्या होता है बच्चा, 0 होता है। और जहाँ पर भी जिस सिस्टम पे भी 0 बन जाए नेट चार्ज, तो वो कोई ना कोई, है ना, 2 3 4 5 डायपोल्स का कम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपका क्या है, नेट चार्ज 0 है, तो मस्ट भी यहाँ पे डायपोल बनेगा। और आपका यहाँ पे कितना डायपोल बनेगा वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। आपका ये आपका ट्रायंगल है, यहाँ पे -Q चार्ज है और ये -Q चार्ज है, यहाँ पे 2Q चार्ज है, +2Q चार्ज। तो एक -Q और एक Q चार्ज ले लेते हैं, तो एक डायपोल इधर बन गया, और एक -Q और एक Q इधर लेते हैं, तो 2 डायपोल बना। कितना डायपोल बना, 2 डायपोल बना। तो एक डायपोल का डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा बच्चा, एक डायपोल का डायपोल मूवमेंट इधर के तरफ मान लेते हैं P हो गया। इस डायपोल के वजह से डायपोल मूवमेंट इधर की तरफ P मान लिया। और एक डायपोल यहाँ पर भी बन रहा है, एक -Q और एक Q, यहाँ पे 2Q को हमने क्या लिख लिया, Q + Q, है ना, Q + Q। एक Q को इसके साथ रख दिए और एक Q को इसके साथ, है ना, तो यहाँ पे 2 डायपोल बन गया। एक डायपोल का डायपोल मूवमेंट P, है ना, जो कि इधर की तरफ होगा नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ, और इधर भी डायपोल मूवमेंट बनेगा, यहाँ पर भी डायपोल बनेगा, तो डायपोल मूवमेंट इधर की तरफ P आ जाएगा, है ना। और चूंकि यहाँ पे एंगल क्या है आपका 60 डिग्री है, इधर भी आपका क्या होगा 60 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल आपका क्या है 60 डिग्री। बातें आया समझ में। चलिए अब हम लोग इसका डायपोल मूवमेंट निकालते हैं। P का वैल्यू यहाँ पे है क्या, P का वैल्यू हो जाएगा Q इंटू A, है ना, पॉजिटिव चार्ज इंटू बीच का डिस्टेंस यहाँ पे A है। और हमने जो लिया था डायपोल जो बनाया था, है ना, डिफिनेशन जहाँ पे दिया था वहाँ पे डायपोल का डिस्टेंस हमने कितना लिया था 2A लिया था। कितना लिया था हमने 2A। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे A दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ हम लोग को डिस्टेंस देखना है। तो डिस्टेंस आपका A है, तो P का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया Q इंटू A, और इधर भी ये वाला भी P क्या हो जाएगा Q इंटू A के ही बराबर। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, एक इधर और एक इधर। P का कंपोनेंट, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो P का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा P cos 30 डिग्री, और एक इधर हो जाएगा P sin 30 डिग्री। इसका भी 2 कंपोनेंट, इसको हमने ब्रेक कर लिया, इसको भी हम लोग ब्रेक करने जा रहे हैं। तो P का एक इधर कंपोनेंट कितना हो गया P cos 30 डिग्री, क्योंकि इधर भी कितना एंगल बनेगा 30 डिग्री बनेगा, और एक इधर कंपोनेंट आ जाएगा P sin 30 डिग्री, है ना। ये दोनों को एक दूसरा कैंसिल कर देगा,
चूंकि एक इधर है एक इधर है, नेट क्या हो गया 0। अब उधर के तरफ 2 जुट गया है ना, तो पी नेट कितना हो गया, पी नेट बोलेंगे ये पी कॉस 30 डिग्री और पी कॉस 30 डिग्री, मतलब 2p कॉस 30 डिग्री हो गया है ना। तो 2p का वैल्यू क्या है, q इंटू ए है, और कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चा, √3/2। तो 2 से 2 यहाँ कट गया, क्या हो गया √3q इंटू ए है ना, q इंटू ए, यहाँ पे p नेट का वैल्यू हो गया। और डायरेक्शन किधर की तरफ है, बोलेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये आपका q नेट का p नेट का वैल्यू आ गया, नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ गया। याद रखेंगे जिस सिस्टम पे नेट चार्ज 0 हो जाए, समझो कि वहाँ पे क्या बन रहा होगा, मस्ट भी डायपोल बन रहा होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल बन रहा होगा। बातें आया समझ में, तो चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे, तो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, स्क्वायर है, यहाँ पे -q, यहाँ पे -q, यहाँ पे -q, यहाँ पे +3q चार्ज रखा हुआ है, और बोल रहा है हमसे क्या निकालने के लिए, फाइंड नेट डायपोल मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना डायपोल बनेगा, यहाँ पे कितना चार्ज है, नेट चार्ज बोलेंगे 0, तो ये किसी न किसी 2, 3, 4 आपका डायपोल का ही कम्बिनेशन होगा। यदि किसी सिस्टम पे नेट चार्ज 0 हो जाए तो मस्ट भी वहाँ पे क्या बन रहा होगा, डायपोल बन रहा होगा। तो यहाँ पे एक -q और एक q ले लेते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे डायपोल मूवमेंट मान लेते हैं p हो गया है ना, और ये p का वैल्यू क्या हो जाएगा, q इंटू ए। एक यहाँ पे -q और एक q इसका ले ले, उसका डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, आपका p ही होगा, दोनों का वैल्यू तो सेम ही होगा, q इंटू ए। और एक यहाँ पर भी आपका बन रहा है, एक -q इधर ले लिए और एक q इधर ले लिए, तो एक डायपोल मूवमेंट आपका है ना यहाँ पर भी आएगा। मान लेते हैं इसका p1, और चूंकि ये बीच का दूरी कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा है ना। स्क्वायर का डायगोनल √2a होता है, a√a² प्लस a² क्या हो जाएगा, √2a। तो p1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, q इंटू √2a। बातें आया समझ में। तो अब बोल रहा है कि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन है ना। तो नेट डायपोल मूवमेंट क्या होगा, ठीक है। तो ये इसका इधर की तरफ है, अब ये P है और ये P है, और दोनों जब बराबर हो तो नेट किधर हो जाएगा, ये दोनों का नेट, इसका और इसका दोनों का नेट आपका इधर की तरफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, याद करेंगे बच्चा, जब 2 वेक्टर सेम हो जाता है, ये 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो रिजल्टेंट बीचों बीच जाता है, और कितना हो जाता है, 2p, दोनों के बीच का एंगल का आधा, 2p cos 90 डिग्री बाई 2 है ना। तो नेट डायपोल मूवमेंट क्या हो गया, p नेट है ना, दोनों तो इधर के ही तरफ है ना, तो ये वाला और ये वाला जुट जाएगा, मतलब 2p cos 90 डिग्री बाई 2 यानी कि 45 डिग्री, प्लस क्या हो जाएगा, p1, दोनों सेम डायरेक्शन में है, और नेट का डायरेक्शन किधर की तरफ हो गया, इधर की तरफ, देख ही रहे हो, ये है नेट का डायरेक्शन। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2p का वैल्यू क्या है, q इंटू ए, और cos 45 का वैल्यू है ना 1/√2 होता है, 1/√2, प्लस p1 का वैल्यू कितना है ना, √2 टाइम्स ऑफ q इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया बच्चा, कट गया √2 से, यहाँ पे √2qa, यहाँ पर भी √2qa, तो 2 टाइम्स ऑफ √2q इंटू ए, ये हो गया आपका p नेट। और डायरेक्शन किधर है, देखो बच्चा डायरेक्शन किधर है, ये वाला ना, तो यही डायरेक्शन है ना डायपोल मूवमेंट का। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जिस सिस्टम में नेट चार्ज 0 हो जाए तो समझना वो कम्बिनेशन क्या चीज़ का है, इलेक्ट्रिक डायपोल का ही कम्बिनेशन है, और उसमें हम लोग डायपोल मूवमेंट निकाल सकते हैं। अभी तो डायपोल मूवमेंट सीखा है निकालने के लिए, तो अभी हम लोग डायपोल मूवमेंट, चलिए 1-2 क्वेश्चन हम लोग और करने वाले हैं यहाँ पे। चलिए बच्चा, यहाँ पे जो आपका सिस्टम दिया हुआ है आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक सेमी सर्कुलर रिंग है, और जिस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और नेट चार्ज कितना है, टोटल चार्ज बोलेंगे कैपिटल Q प्लस कैपिटल Q, और इसके सेंटर पे रखा हुआ है -q चार्ज, और इसका रेडियस जो है वो r दिया हुआ है, और बोल रहा है कि ये सिस्टम जो बना, इस सिस्टम का डायपोल मूवमेंट
निकालना है, फाइंड डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम, सिस्टम का निकालना है। तो पहले देखेंगे कि ये क्या ये सिस्टम पे नेट चार्ज जीरो है, बोलेंगे हाँ। माइनस क्यू और प्लस क्यू कितना हो जाएगा टोटल चार्ज, बोलेंगे जीरो। तो ये किसी ना किसी ढेर सारा डायपोल का ये कॉम्बिनेशन है, ढेर सारा डायपोल का कॉम्बिनेशन है। बातें आया समझ में? तो बच्चा आपका यहाँ पे क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग है और इस सिस्टम पे नेट चार्ज आप क्या देख रहे हो, जीरो देख रहे हो। बातें आया समझ में? इस सिस्टम पे नेट चार्ज क्या है आपका, जीरो है। तो ये किसी न किसी ढेर सारा डायपोल का ही कॉम्बिनेशन होगा। और एक बात याद रखना बच्चा कि डायपोल मूवमेंट निकालने के लिए, है ना, इसको हम लोग निकालते हैं और इसको दिमाग में सेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि आप ये सेमी सर्कुलर रिंग है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, टोटल कितना चार्ज है, तो बोलेंगे प्लस क्यू, है ना, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर पे माइनस कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल क्यू चार्ज जो है कैपिटल क्यू, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो डायपोल मूवमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो ये यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ये सारा का सारा चार्ज, टोटल चार्ज हम लोग जो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, वो हम लोग टोटल कहाँ समझेंगे, कहाँ कंसंट्रेटेड है, उसके सेंटर ऑफ मास पे, है ना। तो सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, ये होता है सेंटर ऑफ मास। तो ये जो क्यू चार्ज है यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो समझेंगे सारा क्यू चार्ज कहाँ है, कंसंट्रेटेड इसके सेंटर ऑफ मास पे। और याद रखेंगे सिर्फ क्या चीज़ निकालने के लिए, डायपोल मूवमेंट निकालने के लिए, है ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर से कितना हाइट पे होता है, डिस्टेंस पे आपको पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास में बताए होंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास होता है 2r/π डिस्टेंस पे, सेंटर से 2r/π हाइट पे होता है इसका सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ सेंटर ऑफ मास पे यहाँ, है ना, समझेंगे कि क्यू जो चार्ज है ये यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट तो है ही, हम लोग समझेंगे यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, कहाँ है क्यू चार्ज, सेंटर ऑफ मास पे। तो एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज। तो डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा बच्चा, डायपोल मूवमेंट जो P हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इनटू बीच का डिस्टेंस। बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 2r/π। और डायरेक्शन किसके अलोंग होगा, तो निगेटिव से पॉजिटिव के तरफ, यही डायरेक्शन होगा आपका P का, है ना। तो डायरेक्शन किधर हो गया, ऊपर के तरफ। बातें आया समझ में, आया समझ में बच्चा? तो फटाफट इसको बना लेंगे। कुछ नहीं करना है कि सारा पॉजिटिव चार्ज को कहाँ समझेंगे, है ना, यहाँ से यहाँ तक आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज हम लोग कहाँ समझेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास पे है ना। मतलब सारा पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कहाँ रख देंगे, है ना, उस पॉजिटिव चार्ज का जो आपका फिगर बन रहा है उसके सेंटर ऑफ मास पे रख देंगे। उसी तरह से सारा निगेटिव चार्ज को भी हम लोग सेंटर ऑफ मास पे रख देंगे। तो बोलेंगे निगेटिव चार्ज तो एक ही जगह पे है कंसंट्रेट, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो यही होगा, है ना। और ये जो आपका सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर से कितना हाइट ऊपर होता है, 2r/π हाइट ऊपर होता है। बातें आया समझ में? तो इसको नोट कर लेंगे फटाफट। एक ऐसा ही फिर सवाल हम लोग करते हैं, कुछ नहीं, इस बार हम लोग पूरा ले लेते हैं। मान लेते हैं एक आपका रिंग है, हाफ रिंग पे प्लस क्यू चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल चार्ज जो है आपका प्लस क्यू है, और टोटल नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पे देख रहे हो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है। ये है क्या, तो रिंग है, रिंग है, और इसका सेंटर यहाँ पे है और इसका रेडियस r है। बातें आया समझ में? तो हमको बोल रहा है फाइंड डायपोल मूवमेंट ऑफ सिस्टम। तो इस सिस्टम पे नेट चार्ज कितना है बच्चा, बोलेंगे जीरो है।
तो ये क्या बनेगा, कोई ना कोई डायपोल बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे डायपोल बनेगा। हम लोग क्या करते हैं डायपोल बनाने के लिए, सारा पॉजिटिव चार्ज को इसके सेंटर ऑफ मास पे रख देते हैं। सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ आ जाएगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे। Cm1 यहाँ पे आ गया Q चार्ज, है ना। और ये सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, तो 2r/π, जो कि हम लोग अभी जस्ट देखे हैं। और सारा नेगेटिव चार्ज भी यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट है, इसको भी हम लोग कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। ये सेंटर ऑफ मास 2 हो गया। ये भी कितना है, तो ये भी है ना, सेमी रिंग है। तो सेमी रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, सेंटर से 2r/π हाइट पे। यहाँ पे हमने क्या रख देंगे, -Q चार्ज, है ना। तो डायपोल मोमेंट जो आपका आ गया उसका डायरेक्शन किधर होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। मतलब ये आपका डायपोल मोमेंट P का डायरेक्शन होगा। तो P का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा, P का वैल्यू क्या होता है, P का वैल्यू पॉजिटिव चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ 2r/π और 2r/π, तो कितना हो जाएगा 4r/π। डायरेक्शन किधर की तरफ, बोलेंगे ऊपर की तरफ हो जाएगा। ये P नेट है ना। तो यहाँ पे P नेट का जो वैल्यू आ गया, कितना आ गया, बोलेंगे 4qr/π। और ये हो गया आपका डायपोल मोमेंट, और डायरेक्शन किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है। इसी तरह से हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। हम लोग डिस्क लेते हैं। डिस्क, ये क्या है आपका, डिस्क है। ये आपका डिस्क है और ये आपका आधा, ठीक है। आधा डिस्क में यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और आधा में नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कैपिटल Q और टोटल नेगेटिव चार्ज -Q है। तो नेट चार्ज इस सिस्टम पे क्या हो गया है, क्या ये डिस्क है, डिस्क है ना। तो डिस्क है और इसका सेंटर यहाँ पे है, O है, और रेडियस आपका R है। तो बोल रहा है हमको फाइंड नेट डायपोल मूवमेंट ऑफ सिस्टम। तो हमने बताया था सारा पॉजिटिव चार्ज को कहाँ रख देना है, इसके सेंटर ऑफ मास पे। तो सेमी डिस्क का सेंटर ऑफ मास सेंटर से कितना हाइट पे होता है, बोलेंगे 4r/3π हाइट पे होता है। बातें आया समझ में। तो सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे आपने रख दिया। सारा नेगेटिव चार्ज इसके सेंटर ऑफ मास पे होगा, -Q, है ना। कितना हाइट पे, ये भी तो सेमी, नीचे वाला भी सेमी डिस्क हो गया। और सेमी डिस्क का सेंटर ऑफ मास सेंटर से कितना हाइट पे होता है, बोलेंगे 4r/3π हाइट पे होता है। तो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट कितना हो गया, फटाफट आप देखेंगे कि डायपोल मूवमेंट यहाँ पे P जो हो गया, P नेट, वो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज इनटू दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। हमने क्या बोला, इसका पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था, लेकिन डायपोल मूवमेंट निकालने के लिए सारा चार्ज को कहाँ रख देंगे, सेंटर ऑफ मास पे। सारा नेगेटिव चार्ज को कहाँ रख देंगे, सेंटर ऑफ मास पे। तो कितना हो गया 4r/3π, 4r/3π क्या हो गया 8r/3π हो गया। और डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगा P का, है ना। तो डायरेक्शन किधर हो गया, ऊपर के तरफ हो गया। बातें आया समझ में बच्चा, P नेट। तो हम लोग खटाखट P नेट निकाल लेंगे, कैसा भी आपका सिस्टम दिया रहे, है ना। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सारा पॉजिटिव चार्ज को उसके सेंटर ऑफ मास पे, सारा नेगेटिव चार्ज को उसके सेंटर ऑफ मास पे रख दो, खटाखट आप लोग सॉल्व कर लो। तो कुछ ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। जल्दी से फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो बच्चा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, और इसमें हम लोग फर्स्ट केस लेके चलते हैं। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन
कौन सा पोजीशन बच्चा? एक्सियल पोजीशन। अब एक्सियल पोजीशन क्या है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। एक्सिस, जैसे ये आपका -q चार्ज हो गया, ये आपका +q चार्ज हो गया, ये बीच में इसका मान लेते हैं सेंटर है और दोनों बीच का दूरी है ना, ये भी दूरी a, ये भी दूरी a, टोटल दूरी कितना हो जाएगा? 2a हम लोग लेते हैं डायपोल का। डायपोल का ये वाला आपका एक्सिस कहलाता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सिस। तो मान लेते हैं एक्सिस पे कोई पॉइंट P है, इस P पॉइंट पे, ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे जो कि यहाँ से कितना दूरी पे है? R दूरी पे है, यहाँ से आपका R दूरी पे है और इस P पॉइंट पे हमको निकालना है। चलो P नहीं, हम लोग A पॉइंट ले लेते हैं, A ले लेते हैं। P का मतलब आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो पॉइंट हमने A ले लिया। अब इस A पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट निकालना है, ठीक है। तो देखेंगे -q चार्ज के वजह से इधर ही होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। किधर होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट? है ना, -q चार्ज के वजह से A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के तरफ होगा। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज के वजह से इधर के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये किसके वजह से? पॉजिटिव चार्ज की वजह से, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आपका क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब बच्चा बोलेंगे ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, है ना, पॉजिटिव q चार्ज एट पॉइंट A। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज एट पॉइंट A पे, है ना, जो कि एक्सिस पे है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सिस बोलेंगे। दोनों डायपोल को मिलाने वाला लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? डायपोल के चार्ज को मिलाने वाला लाइन को हम लोग एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, एक्सिस बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? ये आपका +q चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? तो ये वाला दूरी आप बताएंगे, ये वाला दूरी कितना हो जाएगा? बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक का दूरी r है, तो ये क्या हो जाएगा? r - a। और यहाँ से यहाँ का दूरी आपका क्या हो जाएगा? r + a, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के वजह से हम लोग जानते हैं क्या होता है? KQ अपॉन, है ना, KQ अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? r - a का होल स्क्वायर, है ना। और ये क्या है? ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज एट पॉइंट A पे। क्या हो जाएगा बच्चा? चार्ज तो q ही है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो चार्ज तो q ही है, और क्या हो जाएगा? r + a का होल स्क्वायर, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो कौन ज़्यादा होगा, प्लस वाला चार्ज के वजह से कि निगेटिव चार्ज की वजह से? बोलेंगे प्लस चार्ज की वजह से, क्योंकि प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, प्लस चार्ज से एक पॉइंट की दूरी आपका कम है, डिस्टेंस कम होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, ई नेट आपका क्या हो जाएगा? और किधर के तरफ होगा? बोलेंगे ई प्लस माइनस ई माइनस, और डायरेक्शन किधर की तरफ? प्लस वाले के अलाउंड होगा। बच्चा बोलेंगे, है ना, इसको क्या लिखते हैं? KQ अपॉन R - a का होल स्क्वायर माइनस KQ इंटू R + a का होल स्क्वायर। चलिए यही ना बच्चा, ध्यान देंगे। हम लोग LCM लेते हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? R² - a स्क्वायर, R² - a स्क्वायर का होल स्क्वायर। KQ तो आपका कॉमन हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्क्वायर कर लेते हैं, R² + a² + 2RA, ठीक है। और बीच में माइनस है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चा? चूँकि निगेटिव है तो -R² - a² +
2AR। ठीक है, तो देखते हैं जो कट रहा है इसको हम लोग काट लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चा, KQ। ठीक है, और 2RA कितना हो जाएगा, 4RA अपॉन R² माइनस A², ये E नेट आया, बातें आया समझ में। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि सिंस, ऊपर थोड़ा मिटा रहे हैं बच्चा, लिख लो ऊपर, लिखेंगे सिंस A इज लेस देन R। हमने क्या बोला था, दोनों के बीच का, डायपोल के बीच का डिस्टेंस काफ़ी छोटा होता है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के कंपेयर में, मतलब R के कंपेयर में A बहुत छोटा है, तो A को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो E नेट क्या हो जाएगा बच्चा, E नेट R के रिस्पेक्ट में A को क्या कर लेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, है ना। यदि R है, मतलब जैसे कि ऐसा रहेगा आपका 1000 + 1 है, तो 1000 के कंपेयर में हम लोग 1 को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बोलेंगे 1000 ही है ना। तो इसी तरह से आपका जो ये डिस्टेंस R जो है, R काफ़ी बड़ा है ना, किससे, A से, तो A को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, और A को नेगलेक्ट करेंगे तो KQ 4RA, और जैसे ही A को हम लोग नेगलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे A² है ना, तो A को नेगलेक्ट कर देंगे तो A हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, R का पावर 4, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, R3। बातें आया समझ में। और देखते हैं बच्चा यहाँ पे दो को यहाँ कर लेते हैं, 2K है ना, दो को इधर कर लिए, Q × 2A कर लेते हैं, अपॉन क्या चीज़, R3, ये क्या हो गया, E नेट। आया समझ में, E नेट। अच्छा देखेंगे Q × है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, तो क्या हो गया 2KP अपॉन R3। अच्छे बच्चा बोलेंगे देयरफॉर E नेट जो होगा, E नेट है ना, वेक्टर के फॉर्म में2KP/R3। अच्छा देखो E नेट का डायरेक्शन किधर होगा, E नेट का, चूँकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव कम है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, कम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट का जो डायरेक्शन होगा इधर ही हो जाएगा, E नेट का डायरेक्शन इधर, और P का भी डायरेक्शन इधर ही है। ठीक है, E नेट का भी डायरेक्शन उधर ही, P का भी डायरेक्शन उधर ही, तो यदि E नेट का डायरेक्शन किसके अलोंग हो जाएगा, P के अलोंग हो जाएगा, है ना। याद रखना है E नेट जो हो जाएगा एक्सियल पोजीशन पे 2KP/R3, और याद रखेंगे 2KP आपका डायपोल के लिए क्या है, कांस्टेंट होता है ना, सिर्फ क्या वेरी करेगा, अलग अलग डिस्टेंस के लिए R वेरी करेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक, चलिए इसको नोट करेंगे बच्चा, एक बात याद रखेंगे बच्चा, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए KQ/ क्या होता था, R², मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R² होता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे एक्सिस पे, है ना, किस पे, एक्सिस पे या एक्सियल पोजीशन पे E नेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R³ के, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा रैपिडली इलेक्ट्रिक फील्ड आपका घटेगा। याद रखेंगे, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में ज़्यादा रेट से घटेगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज में यहाँ क्या था, R² और यहाँ पे क्या है, डायपोल के लिए R³ है, तो ज़्यादा रैपिडली आपका घटेगा। इसको जल्दी से फटाफट नोट कर लेंगे और ये फार्मूला याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे 2KP/R³ और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन P के ही अलोंग होगा। P क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट,
है ना। ये Q इंटू डिस्टेंस को हम लोग P बोलते हैं। P मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। बातें आया समझ में? तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लेंगे आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। देखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन या इक्वेटोरियल प्लेन हम लोग किसको बोलेंगे। मान लेते हैं आपका ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और बीच में इसका सेंटर है। तो ये आपका A, ये आपका A, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2a है। मतलब कोई प्लेन जो इसके लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर हो और कहाँ से जाए, सेंटर से, मतलब O से जाए, है ना, सेंटर से जाए, तो ये प्लेन को हम लोग बोलेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पोजीशन, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में मान लो कोई पॉइंट आपका क्या है, A है, ठीक है, जो कि सेंटर से R दूरी पे है। तो इस A पे बोलेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए इस डायपोल के लिए। और याद रखेंगे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब R जो है ग्रेटर देन आपका 2a है ना। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है आपका डायपोल का डिस्टेंस के कंपेयर में काफ़ी बड़ा होता है ना। हमने यहाँ पे जो पॉइंट लिया है वो काफ़ी बड़ा है। बातें आया समझ में? तो अब देखेंगे यहाँ पे हमको निकालेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अब देखेंगे कि ये वाला डिस्टेंस आपका कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, याद रखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं ऐसा प्लेन जो डायपोल को क्या करे, डायपोल के बीच का डिस्टेंस को बाइसेक्ट भी करे और उस पर परपेंडिकुलर हो। ये हाथ वाला प्लेन को इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं। इस प्लेन में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यही फॉर्मूला आएगा। तो ये डिस्टेंस आपका A है, ये R है, तो ये कितना हो जाएगा √A² प्लस R²। ये वाला भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका √A² प्लस R² हो जाएगा। अब बच्चा बोलेंगे कि इस निगेटिव चार्ज के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर के तरफ होगा। माना कि निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका ये भी, यानी कि E प्लस और E माइनस हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे E प्लस बराबर E माइनस, दोनों बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं बच्चा। और ये किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे KQ, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस तो सेम है, ये वाला भी डिस्टेंस और ये वाला भी डिस्टेंस सेम है, तो QQ/R² मतलब √A² प्लस R² का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा KQ/A² प्लस R²। ये आया, बातें आया समझ में? चलिए हम लोग अब निकालते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोग ये वाले इसको हम लोग थीटा कंसीडर कर लेते हैं, हम लोग इसको थीटा मान लिए और एक हम लोग यहाँ से ऐसे लाइन एक खींचते हैं, है ना, इसके पैरेलल में। तो ये थीटा है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका थीटा होगा, तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा थीटा ही होगा। चूँकि ये दोनों डिस्टेंस बराबर है तो आपने ये थीटा माना, तो ये भी थीटा, तो इसी लाइन को तो आप आगे बढ़ाया है। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और ये वाला भी एंगल क्या होगा यहाँ पे थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भी एंगल आप देख रहे हो, ये वाला भी एंगल यहाँ पे थीटा और ऊपर वाला भी थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो E है इसको हम लोग, ये तो दोनों बराबर है, तो एक कंपोनेंट आपका इधर के तरफ आ जाएगा, E को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा E cos थीटा, और एक नीचे की तरफ आ जाएगा E sin थीटा। उसी तरह से हम लोग इसको भी ब्रेक कर रहे हैं, तो E का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा E cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा E sin थीटा।
बातें क्लियर। ई साइन थीटा एक दूसरे को कैंसल कर दिया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ आ गया, ई कॉस थीटा जुट गया। तो ई नेट आपका कितना हो गया, ई नेट बोलेंगे 2e cos थीटा। बच्चा समझ में आया, 2e cos थीटा। अब 2e का तो वैल्यू यहाँ पे आ गया है, मतलब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या हो गया, KQ अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटोनस। तो बेस आपका ए है और हाइपोटोनस क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, KQ इंटू 2a अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। अब बोलेंगे r जो है ना, लिखेंगे सिंस r जो है, या a भी बोल सकते हैं, a इज लेस देन आपके किसके है, r के। सो आपका क्या नेगलेक्ट कर सकते हो, ए को नेगलेक्ट कर सकते हो, है ना। देयरफॉर आपका ई नेट जो हो रहा है यहाँ पे, ई नेट वो कितना हो रहा है। अच्छे बच्चा बोलेंगे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा, इतना को हम लोग P बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो क्या हो गया, KP अपॉन आपने ए को नेगलेक्ट कर दिया तो आर स्क्वायर का पावर 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया, क्या हो गया, आर क्यूब। तो ई नेट आपका क्या हो गया, KP अपॉन आर क्यूब। और डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का किधर है, इधर के तरफ, और P का डायरेक्शन किधर है आपका, इधर के तरफ। P का डायरेक्शन तो यही होगा, ये किसका डायरेक्शन है, P का। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, ये ई नेट का डायरेक्शन हो गया। तो देख रहे हो P और ई नेट का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो देयरफॉर हम लोग वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, ई नेट जो हो जाएगा यहाँ पे, ई नेट बोलेंगे माइनस KP अपॉन आर क्यूब। यहाँ पर भी आपने देखा, इक्वेटोरियल पोजीशन में भी आपने देखा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ई नेट का जो मैग्नीट्यूड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r क्यूब के, है ना। तो याद रखना, डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैसे वेरी करता है ना, 1/r क्यूब से वेरी करता है। लेकिन पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैसे वेरी करता है, 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में वेरी करता है। बातें क्लियर है ना। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, और डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r क्यूब। ठीक है, तो ये आपका 1/r क्यूब से वेरी करेगा। ये फॉर्मूला को याद रखेंगे बच्चा, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पोजीशन आपका कितना आ गया, माइनस KP/r क्यूब, माइनस KP/r क्यूब। तो चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे। तो हम लोग तीसरा पॉइंट हम लोग किसी भी पोजीशन पे निकालते हैं। चलिए बच्चा नोट करके लिख लेंगे, जिससे फॉर्मूला आपका याद आ जाए। माइनस Q चार्ज और ये प्लस Q चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने कितना लिया है, 2a लेते हैं। चलिए 2a आपका ये कौन सा पोजीशन हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, 2KP/r क्यूब। ठीक है, और ये इक्वेटोरियल पोजीशन में मान लेते हैं, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है P के अपोजिट होगा, मतलब ई नेट जो हो जाएगा यहाँ पे माइनस KP/r क्यूब, है ना। ठीक है, ये r दूरी और यहाँ से भी ये r दूरी, यहाँ से सेंटर से r दूरी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे 2KP/r क्यूब, और आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे माइनस KP/r क्यूब। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P के अपोजिट होगा। नेगेटिव का मतलब P के अपोजिट, है ना। P मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, है ना। मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्सियल पोजीशन में किसके अलॉन्ग होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अलोंग होगा। और क्या होगा, तो एक्सियल पोजीशन पे 2kp/r³ और यहाँ पे kp/r³। बस इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट, मतलब इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन को छोड़ करके कोई और पॉइंट पे दे दिया तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे बच्चा, है ना। इसको समझेंगे कैसे हम लोग कर रहे हैं, कैसे निकालेंगे। ये आपका -q और ये आपका क्या है, आपका +q चार्ज, है ना। बीच में आपका सेंटर है, ये आपका सेंटर है। आपका दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका क्या होता है, 2a। इधर भी है, इधर भी है। मान लेते हैं कोई ऐसा रैंडम पॉइंट दे दिया, मतलब यहाँ से r डिस्टेंस और कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे कोई पॉइंट आपको दे दिया a, और यहाँ पे बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा। तो ये तो ना एक्सियल पोजीशन है ना इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, हम लोग कैसे निकालेंगे और ये हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, एकदम ध्यान रखेंगे। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था अभी जस्ट, एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन, उस फॉर्मूला में क्या आया था भाई, आप ही बताएंगे। P आया था, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए P मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट आपका क्या होता है, आपका नोटेशन है ना। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट से, है ना। तो यहाँ पे आपका P जो होगा, P आप देख रहे हो ये P, चलो हम लोग ये डिस्टेंस को हटा देते हैं, ये A है और ये भी आपका A है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बोलेंगे इधर के तरफ आपका P हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग डायपोल को हम लोग क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, है ना, बताता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल है। यदि किसी का इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट दे दिया, P दे दिया, तो समझना वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल को, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल को। तो ये डायपोल के लिए आपका P है, P आपका वेक्टर है। तो हम लोग इसी P को क्या करते हैं, हम लोग दो में हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। देखो P का एक इधर कंपोनेंट हो जाएगा, इससे वाला क्या हो जाएगा, P cos थीटा, और एक इधर हो जाएगा P sin थीटा। पहले हमारे पास एक डायपोल था जिसका डायपोल मोमेंट क्या था, P। हमने एक डायपोल को दो डायपोल में कन्वर्ट कर लिया, ध्यान देंगे। पहले हमारे पास क्या था, एक डायपोल था जिसका डायपोल मोमेंट P था, है ना। अब हम इसको दो डायपोल में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि P आपका वेक्टर है, इसको रिजॉल्व कर लिया, एक P cos थीटा, एक P sin थीटा, इसके परपेंडिकुलर है। बातें आया समझ में। पहले हमारे पास एक ही डायपोल था, अब हम उसका डायपोल मोमेंट P था, हमने P को रिजॉल्व कर लिया, वेक्टर है, वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। एक कंपोनेंट P cos थीटा, एक कंपोनेंट P sin थीटा। अब बोलेंगे कि हमारे पास जो P था ये डायपोल नहीं रहा, अब हमारे पास दो डायपोल है, एक P cos थीटा वाला, एक P sin थीटा वाला। P cos थीटा के लिए ये कौन सा पोजीशन हो गया, है ना, P cos थीटा के लिए ये कौन सा पोजीशन हो गया, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो एक्सियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बोलेंगे 2kp होता था, तो यहाँ पे P cos थीटा हो गया, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट P cos थीटा है, तो 2kp cos थीटा अपॉन r³ हो गया। बातें आया समझ में, ठीक है। इसको हम लोग ER का नाम दे दिए हैं, किसका नाम दे दिए हैं, ER का। एक और डायपोल है P sin थीटा वाला, एक और डायपोल है P sin थीटा वाला। P sin थीटा के लिए ये कौन सा पोजीशन हो गया, इक्वेटोरियल। और अभी जस्ट बताए हैं इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डायपोल मूवमेंट के अपोजिट होता है। इसका डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इधर है, तो इसके अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा, इधर। और इसको हम लोग ई थीटा के नाम से बोलेंगे, इसको हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, ई थीटा। और ई थीटा क्या हो जाएगा,
है ना। डायरेक्शन तो हमने दिखा दिया है, क्या होता था के पी, पी के जगह पे क्या हो जाएगा पी साइन थीटा, पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। तो हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ये और एक ये, तो नेट क्या हो जाएगा कुछ इधर हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे ई नेट, ई नेट बोलेंगे। मान लेते हैं ई नेट यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। तो ई नेट कितना होगा बच्चा, ई नेट जो होगा, देखो तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों कौन सा कंपोनेंट हो गया रेक्टेंगुलर, तो क्या हो जाएगा ई नेट बोलेंगे कि ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर, है ना, ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर। अब हमने इसको ई आर क्यों माना, क्योंकि ये आर के अलोंग है, और जब ये इधर जाएगा तो क्या वेरी करेगा, थीटा वेरी करेगा, इसीलिए ई थीटा हमने कर लिया, है ना। तो ई आर आपका कितना है देखेंगे, ई आर आपका कितना है, ई आर आपका कितना है, ई आर आपका ये है 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ई नेट का हम लोग वैल्यू लिखेंगे, ई नेट कितना हो गया, ई नेट कितना हो गया, तो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, के पी बाय आर क्यूब कॉमन ले लेते हैं, के पी बाय आर क्यूब कॉमन ले लिया, तो अंदर में कितना बच गया, है ना, 2 cos थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस इधर साइन स्क्वायर थीटा ले लेते हैं। इसका 4 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos निकाल लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, है ना। तो ई नेट जो यहाँ पे आ गया, ई नेट वो कितना हो गया, याद रखेंगे के पी बाय आर क्यूब रूट ओवर, है ना, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये ई नेट का वैल्यू आ गया। ये किसी भी पॉइंट पे हमने, जिसके लिए आपका ये सेंटर से आर डिस्टेंस पे और ये लाइन जो है कितना एंगल बना रहा है थीटा, उसके लिए ई नेट का वैल्यू इतना हो गया। अब एंगल पूछ दे tan फाई, तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, tan फाई बराबर बोलेंगे परपेंडिकुलर, तो इसको यहाँ डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया ई थीटा अपॉन ई आर, और जब दोनों को आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, ई थीटा क्या है, ई थीटा बोलेंगे के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और इधर 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब चला गया, kp से kp चला गया, साइन थीटा बाई 2 cos थीटा कितना हो गया 1/2 tan थीटा हो गया। तो यहाँ से फाई का जो वैल्यू हो गया वो tan इनवर्स 1/2 tan थीटा हो गया। बातें आया समझ में, ये फाई आपका क्या बताएगा ई नेट का डायरेक्शन, तो इसे हम लोग निकालेंगे, है ना। ये हम लोग किसी भी पॉइंट के लिए सीख लिया, क्या किया है एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर ले। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, पहले हमारे पास एक डायपोल था जिसका डायपोल मोमेंट क्या है P, अब इसी P को हमने रिजॉल्व करके दो डायपोल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये वाला जो पोजीशन था ना तो एक्सियल है ना इक्वेटोरियल है, और हम लोग अभी जस्ट एक्सियल और इक्वेटोरियल का जान चुके हैं फार्मूला, है ना। तो हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे एक डायपोल को दो डायपोल में कन्वर्ट कर लिया, एक P cos थीटा एक P sin थीटा। P cos थीटा वाले डायपोल के लिए कौन सा पोजीशन है एक्सियल, और एक्सियल पोजीशन के लिए हमने देखा कि 2kp, P के जगह पे P cos थीटा अपॉन आर क्यूब, और ये वाले P sin थीटा डायपोल के लिए कौन सा पोजीशन हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया। तो इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए अभी जस्ट हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के अपोजिट होता है, तो अपोजिट ले लिया, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इधर की तरफ है, इसका अपोजिट ये वाला डायरेक्शन हो गया, और हमने इसको ई थीटा के नाम से डिनोट किया। और क्या होता है के पी बाई आर क्यूब, के पी बाई आर क्यूब, लेकिन P के जगह पे P साइन थीटा है तो P साइन थीटा हो गया, दोनों परपेंडिकुलर है मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, ई नेट क्या हो जाएगा बीच में कहीं जाएगा, तो ई नेट का वैल्यू स्क्वायर करके लिख लिया, हमारा इतना आ गया, है ना। याद रखेंगे बच्चा, हमने कैसे निकाला इस बात को याद रखेंगे, है ना। तो चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चा हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं आपका ये
एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। एक हमको डायपोल दिया है, जिसका डायपोल मोमेंट क्या है P, और ये इधर की तरफ डायरेक्शन है। एंगल कितना बना रहा है 37 डिग्री, ठीक है। कितना बना रहा है हमारा 37 डिग्री एंगल बना रहा है। ध्यान देंगे ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे 1 है, एक पॉइंट आपका यहाँ पे 2 है, ये भी r दूरी पे और ये भी r दूरी पे, ठीक। हमको बोला कि 1 पे इस इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 1 पॉइंट पे, है ना। 1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछ रहा है इस डायपोल के वजह से। P मतलब डायपोल, P आपका इलेक्ट्रिक डायपोल का एक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किस में होता है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में। तो डायपोल मोमेंट दे दिया तो इसका मतलब ये डायपोल है। बातें आया समझ में, है ना। तो आपका बोला कि इस P के वजह से 1 पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तभी हमको समझ में नहीं आ रहा है P के लिए ये कौन सा पोजीशन है, इक्वेटोरियल या आपका एक्सियल पोजीशन, नहीं समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी डायपोल को हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं। ऐसे क्या हो जाएगा P cos 37 डिग्री, और हमने ऐसे रिजॉल्व कर लिया। क्या हो जाएगा P sin 37 डिग्री, P आपका रिजॉल्व हो गया। अब बच्चा बोलेंगे ये P cos 37 के लिए 1 कौन सा पोजीशन है, एक्सियल, और इसके लिए इक्वेटोरियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 पे हम निकालते हैं। तो हमारा पहले एक डायपोल था, अब 2 डायपोल में कन्वर्ट हो गया। एक का डायपोल मोमेंट क्या है P sin 37 डिग्री, और ये क्या है P cos 37 डिग्री। तो P sin 37 डिग्री के लिए कौन सा पोजीशन हो गया, एक्सियल। तो हम लोग बोलेंगे कि एक्सियल पोजीशन पे क्या होता है 2kp, यानी कि P sin 37 डिग्री अपॉन r क्यूब। लेकिन डायरेक्शन किसके अलोंग, P के अलोंग, और P का डायरेक्शन कौन है, y एक्सिस। तो क्या लिखेंगे j कैप प्लस। अब ये वाले के लिए, ये वाला डायपोल P cos 37 वाला डायपोल के लिए कौन सा पोजीशन हो गया, इक्वेटोरियल। और इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है P के जगह पे P cos 37 डिग्री, मतलब P cos 37 डिग्री अपॉन r क्यूब। और डायरेक्शन किसका होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस के अपोजिट। एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा माइनस आई कैप। तो यहाँ पे E1 की जो वैल्यू हो गया, क्या हो गया बच्चा, साइन, चलिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। अब E2 निकालते हैं, E2 मतलब दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इसके लिए P cos 37 के लिए कौन सा पोजीशन है, एक्सियल। तो क्या लिखोगे 2kp cos 37 बाई r क्यूब, और डायरेक्शन किसके अलोंग, तो इलेक्ट्रिक। 1 मिनट बच्चा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चा P cos 37 यो, और ये P cos 37 के लिए कौन सा पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन है। तो एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 2kp बाई r क्यूब, और डायरेक्शन किसके अलोंग, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, मतलब डायपोल मूवमेंट के अलोंग। तो डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो आई कैप। अब इस वाले के लिए कौन सा पोजीशन है, इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल में क्या होता है kp, तो P sin 37 है अपॉन r क्यूब, और डायरेक्शन किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के अपोजिट। तो है ना, डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन y एक्सिस के अलोंग है, तो y एक्सिस का अपोजिट माइनस j कैप। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे फटाफट, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए बच्चा आप लोग। नेक्स्ट देखेंगे बच्चा, इलेक्ट्रिक डायपोल कैप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मान लो कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो है आपका कहाँ रखा गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं आपका ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, पैरेलल एंड इक्वली स्पेस
है ना। तो मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है यहाँ पे, और डायपोल को रख दिया गया है। मान लेते हैं आपका -q चार्ज यहाँ है, ऐसे रख दिया गया है, +q चार्ज यहाँ पे, ठीक है। और दोनों का बीच का दूरी आपका कितना है, 2a होता है, ठीक है, 2a हम लोग लेते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर के तरफ है, तो इस -q निगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, QE इधर के तरफ लगेगा, और इस पे फोर्स किधर लगेगा, QE इधर के तरफ लगेगा। तो नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि QE इधर लगा और QE इधर लगा, नेट कितना हो गया, 0। तो Q है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन डायपोल क्या हो जाएगा, QE माइनस QE = क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। फोर्स तो नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे टॉर्क आएगा, तो दूसरा हम लोग लिखते हैं टॉर्क, टॉर्क, टॉर्क कितना होगा बच्चा, तो याद रखेंगे इक्वल और अपोजिट फोर्स को हम लोग कपल बोलते हैं, और कपल जो है आपका क्या प्रोवाइड करता है, यदि अलग अलग पॉइंट पे लगे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो नेट फोर्स तो 0 होगा, लेकिन वो क्या देगा, टॉर्क देगा, है ना, क्या देगा आपका, टॉर्क देगा। तो कितना टॉर्क देगा, हम लोग मान लेते हैं ये बीच में क्या है आपका, सेंटर है ना, और यहाँ पे ये कितना डिस्टेंस है, ये थीटा एंगल बना रहा है, ये डिस्टेंस A और ये वही डिस्टेंस आपका A हो गया, ठीक है। तो टॉर्क अबाउट कोई भी पॉइंट रहे, यानी कि याद रखना है कि जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे और अलग अलग पॉइंट पे लग रहा हो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो आपका नेट फोर्स तो 0 होता है, लेकिन कपल देता है, टॉर्क देता है, और टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम रहता है, चाहे आप O के अबाउट निकालो या किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, तो डायरेक्ट हम लोग नेट टॉर्क बोलेंगे, है ना। तो नेट टॉर्क जो हो जाएगा, है ना, यहाँ पे लिखेंगे नेट टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल, नेट टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड is not 0, is not 0, 0, and which is same about any point, any point. मतलब नेट टॉर्क जो होगा किसी भी पॉइंट के अबाउट आपका सेम होगा. नेट टॉर्क क्या होगा बच्चा? नेट टॉर्क आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, नेट टॉर्क क्या होगा देखेंगे. तो हम लोग टॉर्क बराबर क्या होता है, हम लोग टॉर्क पहले ओ के अबाउट निकालते हैं. तो टॉर्क इनटू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना. तो ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा. उसी तरह से इधर भी हम लोग देख लेते हैं, चूँकि ये थीटा है तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा थीटा. ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, है ना. तो टॉर्क क्या होता है, इस ओ के अबाउट इधर फोर्स लग रहा है तो इधर घुमाना चाहेगा, इधर फोर्स लग रहा है तो इधर घुमाना चाहेगा. दोनों टॉर्क का डायरेक्शन क्या होएगा आपका, किधर के तरफ, अंदर के तरफ, प्लेन के अंदर के तरफ आएगा, है ना, क्रॉस में आएगा. तो कितना आएगा तो बोलेंगे क्यू ई, है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू लाइन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, और इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्रॉस,
प्लस ये वाले का भी, ये भी क्या हो जाएगा Q इंटू ई, और इस जिसके अबाउट निकाल रहे हो वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ए साइन थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा क्रॉस, दोनों जब सेम डायरेक्शन में रहे है ना तो क्या हो जाएगा सिंपल जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2QE इंटू साइन थीटा, किधर की तरफ क्रॉस की तरफ। ये आपका किसका डायरेक्शन आ गया, नेट टॉर्क का। याद रखेंगे हमने यहाँ पे किसके अबाउट निकाल दिया है, ओ के अबाउट। चाहे आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो वैल्यू इतना ही आएगा। याद रखना यदि नेट फोर्स 0 हो जाए तो आपका उस फोर्स के वजह से टॉर्क जो होगा वो किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम आएगा। आप चाहे इस पॉइंट के अबाउट निकालोगे टॉर्क तो क्या हो जाएगा QE इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2A साइन थीटा, उतना ही आ जाएगा है। ठीक है, तो याद रखना है बच्चा। अब देखेंगे इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बोलेंगे 2QA ये हो जाएगा P है ना, तो 2QA को हम लोग क्या लिखेंगे P, तो क्या हो जाएगा PE साइन थीटा और किधर क्रॉस है ना, PE साइन थीटा इंटू क्या चीज क्रॉस। तो याद रखना है टॉर्क का जो फॉर्मूला हो गया नेट टॉर्क का, ये ऐसे याद रखेंगे P क्रॉस E हो जाता है, P क्रॉस E, चूंकि P क्रॉस E का जो डायरेक्शन होगा वही टॉर्क का डायरेक्शन। यहाँ पे क्या है क्रॉस है, P का डायरेक्शन किधर हो जाएगा इधर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो ऐसे घुमाएंगे तो किधर जाएगा अंदर की तरफ। तो याद रखना है कि टॉर्क का जो डायरेक्शन होता है PE साइन थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट तो आप जानते हो P क्रॉस E क्या हो जाएगा PE साइन थीटा। P किधर है याद रखेंगे P जो है आपका किधर की तरफ होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये वाला डायरेक्शन हो गया है ना, मतलब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये -Q और ये +Q है ना, तो ये किसका डायरेक्शन हो गया P का, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है इधर की तरफ, तो P क्रॉस E क्या हो जाएगा, और दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे थीटा है, थीटा ही है ना, तो आप देख रहे हो तो P क्रॉस E क्या हो जाएगा PE साइन थीटा, तो PE साइन थीटा को क्या लिखेंगे P क्रॉस E, और देखते हैं डायरेक्शन क्या सेम आता है, तो P का डायरेक्शन इधर है ना, और क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं, तो फर्स्ट वेक्टर के अलोंग फिंगर रखते हैं और सेकेंड वेक्टर के अलोंग घुमाते हैं थंब का डायरेक्शन, तो क्रॉस आ गया, तो क्रॉस आ रहा है, इसका मतलब कि हम लोग टॉर्क नेट टॉर्क बराबर P क्रॉस E हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा P क्रॉस E। तो चलिए फटाफट आप इसको नोट करेंगे बच्चा। याद रखना है कि यदि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं नेट फोर्स आपका क्या आएगा 0 आएगा, लेकिन टॉर्क आपका 0 नहीं हो आएगा। और टॉर्क जो है चूंकि यहाँ पे कपल जो है प्रोड्यूस कर रहा है, टॉर्क कपल किसको बोलते हैं, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे तो उसको हम लोग कपल बोलते हैं, और कपल जो टॉर्क देता है वो किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम देगा। तो यहाँ पे हम लोग O के अबाउट निकाल दिया है, और O के अबाउट नेट टॉर्क आपका इतना आ गया, नेट टॉर्क बराबर P क्रॉस E होता है, लेकिन ये कब, जब आपका डायपोल कहाँ रहे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहे। बातें आया समझ में है ना। और क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग जानते हो, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है ना, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर रखते हैं, सेकंड वेक्टर की तरफ हम लोग घुमाते हैं। चलिए फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिखेंगे, ठीक है। तो जल्दी आप लोग इसको पॉज करके फटाफट लिखेंगे बच्चा। चलिए बच्चा हम लोग क्लास को आज यहीं एंड करते हैं, और ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल था, डायपोल की कहानी। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल का कॉन्सेप्ट था, इलेक्ट्रिक डायपोल हमने पढ़ा, और इसको किस में रखा, इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। चलिए अगले दिन हम लोग है ना, अगले क्लास में हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रिक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रख करके देखेंगे कि क्या होता है, कैसे क्या होता है ना। थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल का, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।